नमस्कार, मैं हूँ सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर अपना ध्यान बांग्लादेश पर ही रखेंगे, जहाँ पर घटनाएं इतनी तेजी से और इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, जिन पर नज़र रखना भी ज़रूरी है और उनके मतलब को समझना भी आवश्यक है। और भारत के लोगों को तो और भी ज़्यादा इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो हमारा पड़ोसी देश है। वहाँ जो होगा उसका सीधा असर हमारे ऊपर होगा। तो अब ये होता है किसी भी पड़ोसी देश में की घटनाओं से के असर से कोई दूसरा देश बच नहीं सकता है जो उसके पास पड़ोस में हो। तो इसलिए बांग्लादेश में जो सोमवार को एक ड्रामेटिक, बहुत ही नाटकीय किस्म की घटना हुई, जिसमें प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद को देश छोड़कर भागना पड़ा, जो अभी भारत में ही है। और उसके बाद जो एक अराजकता की स्थिति वहाँ बन गई, जो ऐसा लगा कि कोई सरकार चुकी नहीं है तो जिसको जो मन में आएगा वो करेगा। इस दरमियान 135 लोग मारे गए जो हिंसा हुई उसके भीतर में। और ये खबरें भी आई कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, मुख्य रूप से जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनके ठिकानों पर हमले हुए। इस विकट परिस्थिति के बीच में जिन छात्र नेताओं ने इस आंदोलन को लीड किया, उसका नेतृत्व किया, ये सभी जो नौजवान हैं, 25 साल के आसपास के हैं, 1-2 साल ऊपर नीचे। एक नौजवान हैं अभी, उन्होंने दुनिया को अब देखना शुरू किया है। ऐसे वो आदर्शवादी हैं या नहीं हमें मालूम नहीं है, लेकिन देश की परिस्थितियों से वो त्रस्त थे और उसके वजह से उन्होंने अपना आंदोलन संगठित किया और पूरे देश में जो जन असंतोष था उसको एक जगह संगठित करके इतने बड़े बदलाव का वो कारण बन गए। अब सवाल है, जब ये बदलाव हो गया तो क्या इसलिए हुआ कि देश अराजकता की स्थिति में चला जाए? छात्र नेताओं ने इस हालत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कल बड़े ही, जिसे कहते हैं हार्ट वार्मिंग, दिल को तसल्ली देने वाली जो खबरें वहाँ से आई, जो वीडियो आए, जो तस्वीरें आई, जिस हिसाब से छात्रों ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने साथियों को ये कहा कि हर हिंदू घर और मंदिर की रक्षा की जानी चाहिए। और ऐसे वीडियो और तस्वीरें आई कि छात्र वहाँ घेरा बनाकर हिंदू मंदिरों के चारों ओर खड़े हैं ताकि उनके ऊपर कोई हमला ना हो सके। तो ये छात्रों के नज़रिए को बताता है, यह बताता है कि वो कोई अराजकता उनका मकसद नहीं है। उन्होंने शेख हसीना की सरकार को हटाने के लिए इतना बड़ा आंदोलन इसलिए नहीं चलाया कि उनकी शेख हसीना से कोई दुश्मनी थी, बल्कि शेख हसीना सरकार की जो आर्थिक नीतियां थी और उनकी जो तानाशाही थी, उससे वो लोग त्रस्त आ गए थे, उससे वो परेशान थे, वो उससे मुक्ति चाहते थे, वो उसका विकल्प चाहते थे। वो अगर चुनाव जनवरी में स्वतंत्र और निष्पक्ष हो जाते तो शायद चुनाव से ही वो विकल्प उभर के सामने आ जाता, लेकिन शेख हसीना ने उस रास्ते को बंद कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि फिर छात्रों के, अब किसी के दिमाग में ये बात आएगी कि फिर रास्ता क्या है, तो उन्होंने सड़क का रास्ता पकड़ा और उसमें उन्हें कामयाबी मिली, पहली कामयाबी मिली। उसके बाद अब उनके सामने चुनौती है कि इसके बाद वो क्या करें, देश को किधर ले जाएं। पहली चुनौती है देश में एक अंतरिम सरकार बनाने की, एक कार्यवाहक सरकार बनाने की, जो अगले चुनाव तक देश का कामकाज संभाले। ये सरकार कौन चलाएगा? छात्रों के पास अनुभव नहीं है और वो शायद सीधे अभी इतनी बड़ी भूमिका लेने के लिए अपने को तैयार भी नहीं पा रहे हैं। एक विकल्प है कि सैनिक शासन हो जाए, जो सेना अध्यक्ष हैं वो एक अंतरिम सरकार बना ले, जैसे संकेत पहले मिले थे कि शायद यही होगा। लेकिन छात्रों ने दो टूक कहा कि उन्हें सैनिक शासन बिल्कुल ही मंजूर नहीं है। और शायद यह इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर एक बार सेना सत्ता में आ जाती है तो फिर वो आसानी से सत्ता छोड़ती नहीं है। हर जगह सैनिक शासन की शुरुआत इस वादे से होती है कि वो 3 महीने के अंदर चुनाव करा दिए जाएंगे, वो जो सैनिक शासक है वो जो नई सरकार आएगी उसको सत्ता सौंप देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। खुद बांग्लादेश के इतिहास में ये बातें हैं। बांग्लादेश के इतिहास में जब 1975 में शेख मुजीब की हत्या कर दी गई थी तो सैनिक शासक
शेख जनरल जियाउल हक ने 3-4 महीनों के बाद सत्ता संभाली थी, उन्होंने सत्ता नहीं छोड़ी। 1982 में 81 में उनका तख्ता पलट दिया गया। फिर एक सैनिक शासक आ गए, हुसैन मोहम्मद एरशाद, उन्होंने भी सत्ता नहीं छोड़ी, लंबे समय तक वो बने रहे, तब तक जब तक कि उनको मजबूर नहीं कर दिया गया जन आंदोलन के जरिए, तो 1990 के दशक में सत्ता छोड़ने के। तो ये अनुभव छात्रों को है, इसकी जानकारी छात्रों को है, इसलिए उन्होंने सैनिक शासन को तो तुरंत ही नामंजूर कर दिया कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब सवाल है नागरिक शासन बनाने की, सरकार बनाने की। उसके लिए क्या विकल्प है? उसके लिए एक विकल्प वो पुरानी जो विपक्षी पार्टियां हैं जो पहले रही हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है जो सरकार चलाती रही है और उसका रिकॉर्ड शेख हसीना से कोई बेहतर नहीं रहा है, बल्कि कई मामलों में एक कट्टरपंथी रुझान की पार्टी है तो उसका कई मामलों में रिकॉर्ड कहीं ज़्यादा ही खराब रहा है। जमाते इस्लामी है जो पूर्व दक्षिणपंथी और कट्टर इस्लामिक पार्टी है। तो ये इन परिस्थितियों में बांग्लादेश फंस गया शेख हसीना के जाने के बाद। और चूंकि ये छात्रों के आंदोलन से देश यहाँ पहुँचा था, तो छात्रों ने इसे अपनी जिम्मेदारी समझा कि वो इन जो जिसे कहते हैं कि कुआं से खाई में चले जाना, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, तो कुआं और खाई के ही विकल्प में देश न फंसा रहे, इसके बीच में कुआं और खाई से निकलने का कोई रास्ता निकले, इस पर उन्होंने अपनी सोच विचार किया। और इसलिए उन्होंने जो राष्ट्रपति हैं उनको ये सुझाव दिया कि देश के जो जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं मोहम्मद यूनुस, उनको आमंत्रित किया जाए कि वो सरकार को लीड करें। बांग्लादेश की परिस्थितियों को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो ये कहा जा सकता है कि इससे बेहतर नाम वहाँ मौजूद नहीं था। देखिए, विकल्प हमेशा जो आपके पास उपलब्ध है उसके बीच में ही चुनना होता है। विकल्प कहीं आप जो सोचते हैं, जो कल्पना करते हैं, वो विकल्प नहीं होता है। विकल्प तो जो चीज़ें मौजूद हैं उसके बीच ही आपको किसी को जो बेहतर आपको लगता है उसको आपको अपनाना पड़ता है। तो मोहम्मद यूनुस का नाम उन्होंने सुझाया। मोहम्मद यूनुस से उन्होंने खुद बात की, जो अभी फ्रांस में थे, और उन्हें राजी किया कि आप सरकार में लीडरशिप की भूमिका लीजिए, और मोहम्मद यूनुस इसके लिए राजी हुए। मोहम्मद यूनुस एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने अपने यहाँ जो ये माइक्रो फाइनेंस होता है, लघु ऋण, जो ये छोटे छोटे कर्जे दिए जाते हैं लोगों को, बिल्कुल गरीब तबके के लोगों को, ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें, इसे एक तरीका माना जाता है जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको सशक्त करने का। तो ये सशक्त करने की एक उन्होंने प्रयोग किया माइक्रो फाइनेंस की। उन्होंने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक नाम की एक संस्था बनाई, और उस संस्था के माध्यम से उन्होंने छोटे छोटे कर्ज बिल्कुल ही जो नीचे के तबके के लोग हैं उनको दिए। उनके इस काम को सराहा गया, नोबेल प्राइज से उनको सम्मानित किया गया, इसलिए दुनिया भर में लोग उनका नाम जानते हैं। जब उनको इन पुरस्कारों का यही महत्व होता है कि उसकी वजह से किसी व्यक्ति को उसकी पहचान उसके देश के भी बाहर बन जाती है, उसका एक लोग जानने लगते हैं। मोहम्मद यूनुस को इसके लिए जाना जाता है। हालांकि शेख हसीना सरकार के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे। शेख हसीना सरकार ने उन पर करप्शन का आरोप लगाया था, मुकदमा भी किया था उनके। यह कहा गया था कि ये जो उन्होंने माइक्रो फाइनेंस का धंधा किया, इसमें भ्रष्टाचार हुआ। अब ये सारी बातें तो खैर वहाँ पर रही हैं। इसके बावजूद हम लोग भारत में रहते हुए जितना देख पा रहे हैं, उसमें ये लगता है कि मोहम्मद यूनुस से बेहतर नाम भी कोई नहीं था जो कट्टरपंथी ना हो, जो पुरानी जो पार्टियां हैं उन्हीं का हिस्सा ना हो, उसी शासक वर्ग में से किसी एक व्यक्ति को चुनकर ये काम सौंप दिया जाए। इससे बचने के लिए जो उपलब्ध नाम थे उसमें ये एक बेहतर नाम। मोहम्मद यूनुस, कुछ इनके जो विचार हैं वो बहुत साफ नहीं हैं। ये पूंजीवाद के आलोचक हैं। ये कहते हैं कि पूंजीवाद ने लालच फैलाया है समाज में, उसकी वजह से लोगों में धनी बनने की अंधी होड़ लगी है,
उसकी वजह से समाजों में गैर बराबरी बढ़ी है। लेकिन उसके बाद ही अगले सेंटेंस में वो कहते हैं कि वो मूल रूप से पूंजीवाद के खिलाफ नहीं है, वो उस पूंजीवाद के खिलाफ है जो समाज में स्वार्थ को फैलाता है। वो स्वार्थहीन पूंजीवाद के पक्ष में है, वो पूंजीवाद जो धन पैदा करे और उस धन का उपयोग समाज के हित में करे। ऐसा आज तक कहीं हुआ है कि हम लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि पूंजीवाद का कुछ एक हर सिस्टम का एक अपना बेसिक नेचर होता है, पूंजीवाद का भी अपना बेसिक नेचर है। लेकिन कम से कम इतनी बात है कि आज जिस रूप में पूंजीवाद है, मोहम्मद यूनुस उसके आलोचक। अब उनको नई सरकार में लीडरशिप की भूमिका मिल रही है, तो यह अपेक्षा की जाएगी कि वो जो ये स्वार्थहीन पूंजीवाद की बात करते हैं, इसका कोई एक प्रायोगिक, एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल वहाँ पर वो बनाएं और दुनिया को दिखाएं कि नहीं, पूंजीवाद ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल बांग्लादेश के सामने जो बहुत भीषण चुनौतियां हैं, आर्थिक चुनौतियां बहुत भीषण हैं, हम लोग लगातार उसकी बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से समाज में असंतोष फैला। बांग्लादेश ने जो ये नियो लिबरल इकोनॉमी की राह पकड़ी है IMF वर्ल्ड बैंक के फॉर्मूले के तहत, उसके तहत ऊपर से दिखता है कि उनका GDP ग्रोथ हुआ है, पर कैपिटा इनकम बढ़ा है। ये सब तब हुआ है जब वहाँ पर मजदूर अधिकारों का हनन बढ़ा है। तमाम जो मजदूरों को संरक्षण मिले होते हैं लेबर एक्ट के तहत, वो सब खत्म कर दिए गए। मजदूरों के एक्सप्लॉइटेशन के लिए जो भी जितने भी दरवाजे अगर आप खोल दें तो पूंजीपति वहाँ आते हैं, अपना पैसा लगाते हैं और इस सिस्टम की वो बड़ी तारीफ करते हैं, उनका मीडिया बहुत तारीफ करता है। तो बांग्लादेश में जो असल स्थिति यही रही है, उसकी वजह से वहाँ बेरोजगारी की हालत बिकराल है, लोगों का जीवन स्तर गिरा है, महंगाई से लोग त्रस्त रहे हैं। ये लगभग वही समस्याएं हैं जिससे इस समय दुनिया के ज़्यादातर देश जूझ रहे हैं। अब सवाल है कि इससे जो नई सरकार बनेगी वो क्या रास्ता निकालेगी, ये देखने पर निगाह होगी। क्या वो उन नीतियों को बदलने की पहल करेगी? क्या वो मजदूर अधिकारों की, उनके न्यूनतम वेतन की, उनके कामकाज के घंटों की एक जो कानूनी व्यवस्था करेगी, जिससे वहाँ पर ये जो तरीका चलता रहा है कि GDP बढ़ता है, साथ साथ आम आदमी की हालत भी बिगड़ती है, इसका कोई समाधान निकलेगा, ये देखने पर सबकी निगाह रहेगी। लेकिन पहली जो चुनौती है बांग्लादेश में स्टेबिलिटी लाना, स्थिरता लाना, वहाँ जो अराजकता जैसी स्थिति पिछले 3 दिनों में देखने को मिली है, उस पर काबू पाना, ताकि एक सामान्य स्थिति बहाल हो सके। और उसके बाद नीतियों पर काम होगा। ये जो सरकार होगी, ये तो अंतरिम सरकार होगी, कार्यवाहक होगी, उसको अभी चुनाव कराने होंगे जिससे कि उसकी लेजिटिमेसी बनेगी। क्या ये जो छात्र नेता हैं, ये मोहम्मद यूनुस जैसे लोगों को साथ में लेकर एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने पे भी विचार करेंगे, ताकि बांग्लादेश के मतदाता अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीच में ही ना फंसे रहें, जमाते इस्लामी के ही विकल्प पर वो ना सोचें, बल्कि कोई एक प्रोग्रेसिव प्रो पीपुल जो जनता के पक्ष में सोचता हो, उसके पास कुछ नीतियां हों, कुछ प्रोग्राम हो, क्या वो उस दिशा में ले जाने की पहल करेंगे, ये देखने की बात होगी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये जो उन्होंने इतना बड़ा बदलाव किया है, इतने बड़े पैमाने पर राजनीतिक ऊर्जा पैदा की है, आशंका है कि ये बेकार चला जाएगा। तो आज बस इतना ही, हम फिर आएंगे आपसे बात करने के लिए किसी नए विषय पर अपडेट के साथ। आज आप सबको हमारा नमस्कार।